इस वीडियो में हम क्रैमर रूल पर डिस्कशन करेंगे। क्रैमर रूल हम क्यों यूज़ करते हैं। क्रैमर रूल हम यूज़ करते हैं हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है उसको हम सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हम क्रैमर रूल यूज़ करते हैं। हमारे पास जिस तरह ये क्वेश्चन में एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है, ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। ये लीनियर इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन है एक, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, 3 इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। और हमें कहा गया सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब भी क्वेश्चन में बात आएगी सॉल्व की, कि हमने सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब होता है जो भी इक्वेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करना। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ये इक्वेशन है, पहली इक्वेशन, इसमें वेरिएबल है x1 x2 x3। ये वेरिएबल्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसका मतलब x1 x2 x3, इन 3 वेरिएबल्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसको कहते हैं सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, जिस तरह ये इक्वेशन में ये 3 वेरिएबल लिखे हुए थे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी x1 x2 x3। इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू क्या होगी ये हमने चेक करने के लिए सॉल्व हम करते हैं इक्वेशन को, कि इनकी हमें वैल्यू पता लग जाए। अब हमने क्वेश्चन में कहा गया कि क्रैमर रूल यूज़ करना है। क्रैमर रूल सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, इसका आप एक तो प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। क्रैमर रूल के लिए सबसे पहले हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसको हमने इस तरह लिख लिया, गिवन ये इक्वेशन है इस इक्वेशन को पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए आपने सबसे पहले एक ब्रैकेट लिख ली, इस तरह एक ब्रैकेट लिख ली, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स नहीं लिखने, ये x1 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 x2, x2 के साथ जो डिजिट होते हैं ना, जिस तरह ये x1 के साथ डिजिट है 2, x1 के साथ कोई डिजिट नहीं है तो इसके साथ 1 होएगा, इसके साथ भी 1 होगा। तो इस तरह आपने डिजिट्स लिखने हैं, ये x1 x2 ये नहीं लिखना। जिस तरह यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, ये 2 1 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है ओबियसली, यहाँ पे भी 1 होता है, तो ये फर्स्ट कॉलम में आएगा 2 1 1। उसके बाद ये -1 2 -2, -1 2 -2। इसी तरह थर्ड कॉलम हम लिखेंगे +1 +2 -1, +1 +2 -1। ये ब्रैकेट छोटी होगी थोड़ी, आपने खुली करके लिखनी है, ये स्पेसेस होने चाहिए दरमियान में। इस तरह ये तो हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह ये नीचे भी आप देख सकते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म ब्रैकेट डाली आपने, ठीक है। उसके बाद इसको आपने डिजिट्स लिख लिए वेरिएबल्स छोड़ के। इस तरह जिस तरह x1 इधर था, वेरिएबल नहीं आपने लिखना, इधर डिजिट लिख लेना, 2 1 1। ये जिस तरह इधर लिखा था 1 2 -1 1 2 -1, इस तरह आपने एक ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, मैट्रिक्स की तरह शो कर दिया। उसके बाद दूसरी एक ब्रैकेट लगानी है जिसमें हमने वेरिएबल्स को शो करना है कॉलम्स की फॉर्म में। जिस तरह यहाँ पे है ना x1 x2 x3, ये रो की फॉर्म में है, आपने कॉलम की फॉर्म में लिखना है। मेरी पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए, कि मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसकी डेफिनेशन, रोज़ और कॉलम, वो आप पिछली वीडियोस में आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्रैमर रूल पर डिस्कशन कर रहे हैं। आपने कॉलम की फॉर्म में लिख लेने हैं वेरिएबल्स x1 x2 x3, ये रो होती है, इसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इज़ इक्वल टू इसी तरह ही लिखना है हमने। ये तो हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया इतना हिस्सा, जो बाकी ये रह गया इसको अलहदा से एक हमने ब्रैकेट लगाई, उसमें 8 6 1, इसको हमने इसी तरह एक अलहदा से ब्रैकेट में लिख लिया इधर इक्वल टू डाल के। उसके बाद हमने क्या करना है ये लिख लिया, यहाँ तक हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया, वेरिएबल्स को इस तरह ब्रैकेट में लिख लिया। उसके बाद इज़ इक्वल टू लिख के यहाँ पे 8 6 1 इसको ब्रैकेट में लिख लिया इसी तरह। यहाँ तक तो हमारे पास काम हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने लेट कर लिया कि सपोज कर लें ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के इक्वल है। ए एक अल्फ़ाबेट है, उसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए, ये मैट्रिक्स था, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या दिया, ए के इक्वल है ये मैट्रिक्स, लेट ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। उसके बाद वी नो दैट क्रैमर रूल, हमने क्या करना है, क्रैमर रूल फाइंड अप्लाई करना है। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए हमने क्रैमर रूल यूज़ करना है, जिस तरह क्वेश्चन में कहा था।
अब क्रैमर रूल का एक सिंपल सा फार्मूला होता है ये वेरिएबल्स फाइंड करने के लिए। जिस तरह ये इक्वेशन थी, इसमें वेरिएबल थे x1, x2, x3, ये 3 वेरिएबल हैं। इनको फाइंड करने के लिए, इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्रैमर रूल यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले x1 का फार्मूला होता है ax/a, इनका डिटर्मिनेंट लेना है। उसके बाद x2 का फार्मूला होता है ax2/a। x3 का भी इसी तरह ही ax3 का फार्मूला होता है हमारे पास ax/a, डिटर्मिनेंट लेना है इसका। अब ये तो फार्मूले हो गए हमारे पास x1 वेरिएबल फाइंड करने का, x2, x3, ये हमने 3 वेरिएबल फाइंड करने थे। ये 3 फार्मूले हैं, ये सिंपल फार्मूले हैं। जब x1 फाइंड करना है तो ax ऊपर आएगा, नीचे a का डिटर्मिनेंट। x2 फाइंड करना है तो ax2 आएगा ऊपर। x3 फाइंड करना है तो ax3 ऊपर आएगा, नीचे a का डिटर्मिनेंट। अब a क्या है, a तीनों में नीचे a डिटर्मिनेंट आ रहा है। a डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करना है, ये हमारे पास a मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मतलब ये मैट्रिक्स है, इसका ए डिटर्मिनेंट ये हमने फाइंड करना है, ए डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 रोज़ हैं, इसमें 3 ही कॉलम्स हैं। तो इसका हमने सबसे पहले ये डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड करने के लिए, मतलब ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये इस तरह, इसको हमने एक्सपेंडिंग करना है रो 1, ये रो 1 है, रो 1 के ज़रिए इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है -3। मैंने इससे पिछली वीडियो में, क्रैमर रूल से पहले वाली वीडियोस में मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका हम किस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो आप उसकी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में इसका लिंक दे दूँगा कि डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करना है। सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स था हमारे पास, हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। ये डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू आई -3। ये मैट्रिक्स था ए मैट्रिक्स, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। डिटर्मिनेंट का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं कमेंट में दे दूँगा। ये डिटर्मिनेंट आपने देख लिया, डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू आई -3, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हमें x1 फाइंड करने के लिए ax1 की वैल्यू चाहिए। ax1 किस तरह लिखना है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ax1 मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। ax1 लिखने के लिए आपने सबसे पहले इस तरह एक ब्रैकेट लगानी है मैट्रिक्स को शो करने के लिए। उसके बाद ये हमारे पास जिस तरह ये इक्वेशन थी, इसमें हमारे पास ये वाला जो कॉलम है ये x1 को शो कर रहा है, ये x2, ये x3, ये नंबर है। x1 ये सारे x1 है। हमने ax1 फाइंड करना है, तो ये वाला जो कॉलम है इसको हमने समझना है ये नहीं है, इसको डिलीट कर देना है, इसकी स्पेस इसी तरह छोड़ के बाकी ये दोनों कॉलम लिख लेने हैं। यानी ये इसका जो नंबर थे डिजिट 2, 1, 1 ये नहीं लिखना, बाकी ये दोनों लिख लेने हैं। इस तरह यहाँ पे लिखना है -1, 2, -2, ये हमने कॉलम लिख लिया। ये x1 को शो कर रहा है, जिस तरह ये आप देख सकते हैं, ये x1 को शो कर रहा है, इसलिए हमने ये नहीं लिखा, इसकी हमने स्पेस छोड़ देनी है और सेकंड कॉलम लिख लिया और थर्ड कॉलम लिखेंगे 1, 2, -1 ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो हमने स्पेस छोड़ी है, x1 नहीं लिखा, इसकी जगह हमने ये वाला जो डिजिट्स हैं ये लिखना है 861, 861, ये हमने इसकी जगह लिख लिया क्योंकि हमने x1 फाइंड करना है। तो यहाँ पे x1 के डिजिट्स नहीं लिखे, यहाँ पे स्पेस छोड़ दी थी हमने, ये डिजिट्स लिखे थे, ये डिजिट्स, और ये जो स्पेस बाकी थी उधर हमने 861 ये लिख दिया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गया, ax1 मैट्रिक्स बन गया, जो यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। ax1 इज इक्वल टू 861 -2 -1 2 -2 1 2 -1, ये वाला मैट्रिक्स जो मैंने आपको इधर अभी कॉन्सेप्ट बताया, यही हमने अब इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट उसी तरह 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेने के लिए एक्सपेंड करेंगे रो 1 को। रो 1 को एक्सपेंड करके हम डिटर्मिनेंट लिया तो ax1 हमारे पास आया -6। डिटर्मिनेंट का वही कॉन्सेप्ट है जो हमने a का डिटर्मिनेंट जिस तरह फाइंड किया उसी तरह ax1 का असल कॉन्सेप्ट है। हमने ax1 किस तरह निकालना है, ax1 के लिए सिंपल, हमने ये वाला जो कॉलम है ax1 को जो शो कर रहा है ये हमारे पास मैट्रिक्स था
ये x1 को शो कर रहा था तो हमने इसकी वैल्यू नहीं लिखी, बाकी दोनों की लिख ली। जो स्पेस खाली थी इसकी जगह हमने ये लिख लिया सिंपल। ax1 की वैल्यू भी हमारे पास -6 आ गई और a की वैल्यू आई है -3। अब हमारे पास x1 वेरिएबल फाइंड करने का फार्मूला था ax1 ओवर a, इसका भी डिटर्मिनेंट, इसका भी डिटर्मिनेंट। ऊपर हमारे पास ax1 की वैल्यू आई है -6, इधर हम लिख देंगे -6 ओवर -3, माइनस माइनस से कट गया, 3 2 ज़ा 6। x2 हमारे पास आया, x2 नहीं x1 हमारे पास आया +2। ये हमने नीचे वैल्यू निकाली। x1 का फार्मूला लिखा ax1 ओवर ax1 की वैल्यू आई थी -6 ओवर -3। हमारे पास x1 का आंसर आ गया 2। एक वेरिएबल का हमें आंसर पता लग गया, वैल्यू पता लग गई, 2 आ गई। अब हमने 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, x2 फाइंड करना और x2 किस तरह फाइंड करना है। x2 का भी सिंपल कॉन्सेप्ट है। x2 ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अब x2 फाइंड करने के लिए हमने जो x2 को शो कर रहा है ना नंबर, वो नहीं हमने लिखने। ये जिस तरह ये वेरिएबल x2 यहाँ पे x2 लिखे हुए हैं कॉलम, इस कॉलम की जो डिजिट्स हैं वो नहीं लिखने। जिस तरह यहाँ पे ये कॉलम है -2 -1 2 -2, ये कॉलम शो कर रहे हैं x2 को, ये हमने नहीं लिखना, बाकी लिखना है। यानी ये जो x2 को शो कर रहे हैं ये नहीं लिखना। अब ax2 हमने किस तरह लिखना है। ये हमारे पास a मैट्रिक्स है। ax2 लिखने के लिए हमने यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ax2, ये एक मैट्रिक्स के सिंबल, ये ब्रैकेट लिख लेंगे मैट्रिक्स की। अब x2 को कौन सा कॉलम शो कर रहा है, ये x2 लिखा हुआ है, ये कौन सा कॉलम है, ये सेकंड वाला है, -1 2 -2। अब हमने क्या करना होता है, जो वेरिएबल फाइंड करना होता है, जिस तरह x1 फाइंड करना था तो x1 वाला वेरिएबल की डिजिट्स नहीं लिखे थे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका कि जौन सा हमने वेरिएबल फाइंड करना होता है उसका हमने कॉलम नहीं लिखना होता। अब जिस तरह हमने ax2 हम इधर लिख रहे हैं, ax2 मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो x2 का कॉलम है ये वाला, ये नहीं लिखना, बाकी दोनों लिखने और इसकी स्पेस छोड़ देनी है। किस तरह लिखेंगे, ये x2 वाला है, बाकी इसके अलावा दूसरे लिख लेंगे 2 1 1, इधर आ गया 2 1 1, ये स्पेस छोड़ दी, x2 वाला नहीं लिखना क्योंकि हम ax2 फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद 1 2 -1 1 2 -1। अब ये जो सेंटर में हमने जगह छोड़ी थी, ax2 फाइंड कर रहे थे तो x2 की कॉलम नहीं लिखा हमने, उसकी जगह हमने ये जो डिजिट्स दिए हुए हैं मैट्रिक्स में ये हमने लिखने हैं 8 6 1, ये सेंटर में लिख लिए 8 6 1। अब हमारे पास ये जो आया है ये ax2 आया है। अब इसका हमने ax2 का डिटर्मिनेंट लेना है, ax2 डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये आप इधर देख सकते हैं। ये हमारे पास ax2 है मैट्रिक्स, ये जो हमने लिखा है 2 1 1 2 1 1 8 6 1 1 2 -1, इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट का वही कॉन्सेप्ट है कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हमने रो 1 को एक्सपेंड करके हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ax2 हमारे पास आ गया 3। अब सिंपल हमने फार्मूले में पुट कर देना है। x2 का हमारे पास फार्मूला होता है ax2 ओवर ax2 हमारे पास वैल्यू आई है 3 और a का डिटर्मिनेंट जो हमने इससे पहले किया था वो आया था -3, तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई -1। जिस तरह हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, 3 लीनियर इक्वेशन थी क्वेश्चन में, उसमें हमने x1 x2 x3 3 वेरिएबल थे, 3 की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन में कहा गया था सोल्व, कि हमने सोल्व करना है लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल के ज़रिए। सोल्व का मतलब आपको मैंने बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन के अंदर हमारे पास वेरिएबल होते हैं, जिस तरह x1 x2 x3 ये वेरिएबल हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करने को हम कहते हैं सोल्व। हमने जब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमने इसको सोल्यूशन कर लिया, यानी सोल्व कर लिया। हमने क्रैमर रूल यूज़ कर रहे थे इसलिए हमने ये फार्मूलाज यूज़ किए थे क्रैमर रूल के, x1 x2 x3। अभी तक हमने x1 और x2 की वैल्यू फाइंड कर ली है, x1 भी हो गया हमारा, x2 भी हो गया। ये x2 की हमारे पास वैल्यू आ गई -1। अब इसके बाद हमने लिखना है x3, ax3 किस तरह हम शो करेंगे, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये a मैट्रिक्स है। अब a मैट्रिक्स में हमने
ये गिवन इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। जिस तरह हमने AX1 AX2 लिखा था कि जब AX1 लिखते थे हम मैट्रिक्स, तो हमने जो X1 का वेरिएबल के कॉलम था वो नहीं हम लिखते थे। जब हमने AX2 लिखा तो जो हमारे पास X2 को कॉलम था वो नहीं लिखा था। जिस तरह ये कॉलम था हमने ये नहीं लिखा था। अब X3 हम फाइंड कर रहे हैं, AX3 लिखने का भी वही कॉन्सेप्ट है। हमने X3 का जो कॉलम है जिसके साथ वेरिएबल X3 लिखा हुआ है उसका जो कॉलम है वो नहीं लिखना। इसका कॉलम है ये वाला 1 2 -1, 1 2 -1, ये वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, उसकी स्पेस छोड़ देंगे। जिस तरह यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, AX3 इज इक्वल टू, ये हम मैट्रिक्स बना दिया। उसके बाद ये A मैट्रिक्स है, हमने AX3 फाइंड करना है, यानी 3 वाला जो थर्ड वाला रो है वो नहीं लिखना। जहाँ पे X3 की वेरिएबल आ रहा है ये वाला कॉलम नहीं लिखा, इसकी हमने स्पेस छोड़ देंगे, बाकी लिख लेंगे 2 1 1 2 1 1। उसके बाद -1 2 -2 -1 2 -2। ये 3 वाला नहीं लिखना। ये 3 वाला क्यों नहीं कॉलम लिखना, क्योंकि हमारे पास ये वेरिएबल जो X3 है ये थर्ड कॉलम के साथ आ रहा है और हम X3 ही फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमने ये थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखा, इसकी स्पेस छोड़ दी। अब ये जो स्पेस छोड़ी है इसके अंदर हमने ये वाले डिजिट्स लिखने हैं, 8 6 1 8 6 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया AX3। जिस तरह हमने AX2 में सेकंड कॉलम नहीं लिखा था जो जिसके साथ वेरिएबल आ रहा था X2, अब X3 हम AX3 लिख रहे हैं, तो जिसके साथ वेरिएबल X3 आ रहा है वो वाला हमने कॉलम नहीं लिखा, उसकी स्पेस छोड़ दी। स्पेस में हमने 8 6 1 ये वाले डिजिट्स लिख लिए। अब हमारे पास AX3 आ गया। AX3 का हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है, सिंपल। ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये AX3 है। ये जो अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये AX3 हमने निकाला है 2 1 1 2 1 1 -1 2 -2 8 6 1। ये हमारे पास आ गया AX3। इसका वही कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनेंट ले लिया हमने रो 1 को एक्सपेंड करके, डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास वैल्यू आई है -9, ये AX3 की। और हमारे पास A डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू थी, तो हम X3 जो वेरिएबल फाइंड करना है उसका फार्मूला लगा लेंगे। X3 होता है AX3 ओवर A। AX3 ऊपर आएगा और AX3 की हमारे पास वैल्यू आई है -9 और A की वैल्यू है -3। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास X3 की वैल्यू आई है 3। इस तरह आपने ये फार्मूला याद करने का भी बेसिक तरीका ये है कि अगर हमने X1 फाइंड करना है तो X1 है तो ऊपर A1 आएगा, नीचे A का डिटर्मिनेंट। X2 का फार्मूला है तो ऊपर AX2, X3 है तो AX3। ये क्वेश्चंस की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिंपल यही होता है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी होती है, हमने उसको फाइंड करना होता है, उसकी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए। हम इसमें सिंपल क्रैमर रूल के ये फार्मूलाज को याद रखेंगे। इसमें हमने AX1 किस तरह फाइंड करना है, AX2 AX3 किस तरह फाइंड करना है, ये हमने ध्यान में रखना है कि ये किस तरह करना है। उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन होती है, जिस तरह ये 3 लीनियर इक्वेशन दी हुई थी, कोई क्वेश्चन में इस तरह भी हो सकता है कि AX1 Y Z X Y Z इस तरह के भी वेरिएबल हो सकते हैं, उसमें हमने X Y Z इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो उसमें भी हम सबसे पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में उसे लिखेंगे, इधर हमें X Y Z वेरिएबल्स आ जाएंगे। आपने जो भी लीनियर इक्वेशन होती है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे जिस तरह AX1 फाइंड किया था, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल X1 X2 X3 था, उसमें हम AX AY AZ मेथड और कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं। उसमें जिस तरह इधर हमने X1 की वैल्यू फाइंड की थी, उधर आप X फाइंड करेंगे, इधर X2 था उधर Y, यहाँ पे X3 तो वहाँ पे Z हो सकता है। इस तरह वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट और मेथड जो है सीक्वेंस यही रहेगा। इस तरह आप 2-3 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।